नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संकल्प के यूट्यूब चैनल पर हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम है संवाद। संवाद की आज की इस कड़ी में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध हमारे बच्चों के भविष्य से है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा की। हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए। वो बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स की, गार्जियन की ये मनसा होती है कि बच्चा हमारा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने। लेकिन वो बड़ा आदमी का कॉन्सेप्ट क्या है? आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई बड़ी नौकरी पाले, इसे प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरी पाले, बड़ा पैकेज पाले, तो हमारा मापदंड बड़े आदमी का वो हो गया है। लेकिन उस बच्चे का नैतिक स्तर कितना ऊंचा उठा है, उसके अंदर विनम्रता कितनी है, वो अपने देश के बारे में, समाज के बारे में और आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचता है, एक दूसरे से उसका लगाव कितना है, अपने परिवार से उसका कितना लगाव है, इन सारी चीजों पर हम फोकस नहीं करते हैं। और भविष्य में हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हाथ से निकल गया, वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, अपने समाज से अलग हो जाता है, कट जाता है। ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आज हम इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हमारे साथ इस संवाद कार्यक्रम में मेहमान के रूप में है श्री धनंजय राय जी, जो कि शिक्षाविद हैं, आप पेशे से शिक्षक हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपके प्रकाशित हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में आप जाते हैं और टीचरों को, अध्यापकों को भी ट्रेन करते हैं कि बच्चों को किस रूप में शिक्षित किया जाए कि उनका भविष्य का निर्माण हो सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है धनंजय जी। और इस कड़ी में ये जो आज का संवाद है, इस कड़ी में हम आपसे जो एक सवाल करना चाहते हैं, जो प्रश्न लेना चाहते हैं आपसे, पहला सवाल कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। वो गांधी जी भी यही कहते हैं कि हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक और सर्वोत्कृष्ट विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। तो हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, तो वो शिक्षा प्रणाली हमारे शिक्षा के उद्देश्य को कितना पूरा करती है, इसी बात से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, अपने इस संवाद कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। हालांकि मैं आपके संवाद कार्यक्रम के हर वीडियो को देखता रहता हूं और इस प्रयास की बहुत सराहना करता हूं कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म छोटे शहर में आप बना रहे हैं जिसमें लोग अपनी बातों को रख सकते हैं इस फोरम पे आके। तो आपको और संकल्प टीम को बहुत बधाई और मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा जो सवाल है, अगर मैं ऐसे समझूं कि वर्तमान शिक्षा में वो क्या कमियां हैं या क्या चुनौतियां हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, तो उस दिशा में अगर हम अपनी परिचर्चा को बढ़ाएं तो जैसा कि आपने खुद भी कहा कि महात्मा गांधी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि शिक्षा से हमारा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास। और मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो वो चाहे श्रद्धेय विवेकानंद जी का परिभाषा हो, पाश्चात्य देशों के जो शिक्षाविद हैं उनकी परिभाषा हो, सब में यही है कि बच्चे के आंतरिक क्षमता को संपूर्ण अवसर देना, कि बच्चे में क्या क्या संभावना है, उसको समाज में हम कैसे अवसर दे सकते हैं, इसका एक प्रारूप तय करना ही शिक्षा का उद्देश्य माना गया। और अगर आप 19वीं सदी में आके देखते हैं तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का काफी एक अच्छा प्रयोग रहा प्रकृतिवाद के साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कार्यों से प्रेरित होकर बहुत सारे प्रयोग इस देश में हुए। और टैगोर जी ने उस समय कहा था, उनका एक निबंध है सभ्यता और प्रगति कर, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और वयस्क समाज से इसे लगातार खतरा है। तो आज से मतलब सैकड़ों साल पहले कही हुई बात आज आप बिल्कुल प्रासंगिक देख सकते हैं कि शिक्षा के नाम पे निसंदेह हम बहुत प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रयास, अच्छे संसाधनों के साथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा मूल उद्देश्य है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर कमियों की बात करें कि क्या क्या कमियां हैं, तो इसका कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा कि कहां कहां कमियां हो रही, जिसकी वजह से जितना मैं समझ पा रहा हूं
वो कमियां क्या है जिसकी वजह से हम अपने उद्देश्य को नहीं पकड़ पा रहे हैं। पहला तो ये कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के बीच की दूरी बढ़ी है। कानून का बहुत हस्तक्षेप है, विद्यालयों को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई, जबकि बालक के सर्वांगीण विकास की अगर बात करते हैं तो आप सभी प्रकार की संस्थाओं की भूमिका भी तय करेंगे, तब आप सर्वांगीण विकास की बात कर पाएंगे। समाज है, परिवार है, पड़ोस है, समुदाय है, विद्यालय है, सबको मिलजुल के बालक के सर्वांगीण विकास की बात करनी थी। लेकिन वर्तमान दौर में केवल कानूनी रूप से विद्यालयों को वैध माना जाता है और बाकी संस्थाओं को एक तरह से नकार दिया गया है, उनकी भूमिका शून्य कर दी गई है। और आलम, आज का वर्तमान आलम यह है कि बाकी संस्थाएं भी मान चुकी हैं कि हम शिक्षा में कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा में जो करेगा वो विद्यालय ही है। तो एक तरह से विद्यालय जो सैद्धांतिक स्रोत है शिक्षा का, सैद्धांतिक जगह है, उसके लिए जो व्यापक प्रयोगशाला हमारी थी अनौपचारिक संस्थाओं में, समाज में और वहां परिवार में जाके, वो प्रयोगशाला के दरवाजे बंद हो गए। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यालयों को इतनी शक्ति दी गई है कि विद्यालय जिन बच्चों को फेल कर देते हैं उन बच्चों को समाज भी फेल मान बैठता है। और दूसरा जो पहलू है, आश्चर्यजनक पहलू ये है कि विद्यालय जिन बच्चों को पास करता है वो बच्चे बाकी संस्थाओं को फेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब विद्यालय ने जिनको फेल किया उन्हें अनौपचारिक संस्थाओं ने छोड़ दिया, और जिन बच्चों को पास किया वो अनौपचारिक संस्थाओं को छोड़ दिया। ये बड़ी बात आपने कही कि जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की जो खाई है, आमतौर पर हम उसी को, जो सर्टिफिकेट हमको मिलता है, फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट मिलता है और स्कूल में हमें प्रमाण पत्र देता है कि आप इस विषय में पारंगत है, लेकिन जिस अवसर पे जब वो अवसर आता है अपने उपयोग करने का, तो कई बार हम फेल हो जाते हैं और वहां पर वो लड़के पास हो जाते हैं जिन्होंने कोई प्रमाण पत्र, जिनके पास कुछ भी प्रमाण पत्र नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में इस चीज को कि हमारा जो विकास होना चाहिए जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसकी मतलब इसका कारण क्या है? इसको कैसे हम इस खाई को पाट सकते हैं? इस खाई को सामुदायिक सहभागिता से ही हम बांट सकते हैं। शिक्षा की जिम्मेदारी अगर सरकार कर रही है, राज्य अगर इसकी जिम्मेदारी की बात कर रही है, तो परिवार को, अभिभावकों को और समाज को इनके साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज से समझिए कि अब शिक्षा के नाम पे बाकी संस्थाएं भी इस बात को मानती हैं कि जो करेगा वो विद्यालय ही करेगा। हालांकि ये देखिए कि आपको सरकार ने छुट्टियों की व्यवस्था की है, होली के नाम पर, दीपावली के नाम पर, लोहड़ी के नाम पर, बाकी 30 त्योहारों के नाम पर छुट्टियां करती है। छुट्टियों में आज एक बड़ी आम चर्चा है, विद्यालय का भी मंशा है, और गार्जियन की जब मीटिंग होती है विद्यालयों के साथ, तो गार्जियन भी इस बात को, वहां पे अभिभावक भी कहते हैं कि विद्यालय से कि बच्चे को इतना काम दीजिए कि घर से बाहर न निकले, छुट्टियों में बड़ी तंग कर देता है। ये छोटी बात नहीं है, आप व्यवहारिक तरीके से जो बातें कर देते हैं, और विद्यालय जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये सोचता है कि भाई शायद इस वक्त से अगर गार्जियन खुश है तो हम गार्जियन का ही काम कर देते हैं। होली की छुट्टियां आप देंगे 4 दिन के लिए, और उस 4 दिन में आप विद्यालय से भी ज्यादा काम दे देते हैं कि घर में बच्चा बैठकर काम करे। तो समाज के साथ जो अंतःक्रिया होनी थी, जिससे जब वो बाहर निकलता तो अपने पड़ोस को जानता, अपने पास वाले से मिलता, रंग लगाने का जो एक प्रचलन है उसको जानता, ये एक ऐसा अवसर है जहां हम एक दूसरे को, दोस्त को जो है भुला के और एक नए गुण को लेते हुए एक नई शुरुआत करते हैं होली के माध्यम से। तो ये अवसर होता है तो बच्चे के विकास में वो कहीं ना कहीं मायने रखता, बच्चे का सर्वांगीण विकास की दिशा में वो एक कदम होता। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति ने उस अवसर को भी खत्म कर दिया है। तो स्वाभाविक बात है कि हम दोनों को जब कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के जिम्मेदारियों को समझाएंगे और दोनों अपने अपने ये संस्थाएं अनौपचारिक औपचारिक अपनी जिम्मेदारियों को समझ के आएंगे, तो सर्वांगीण विकास की दिशा में हम आगे। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि एक तरफ पेरेंट्स है,
एक तरफ स्कूल है और तीसरी तरफ जो है वो शिक्षा व्यवस्था है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को लागू करती है। हम आमतौर पर देखते हैं वो अब कमी कहाँ है इस पे मैं आना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बच्चा स्कूल से वापस आता है तो गार्जियन का एक सवाल होता है कि आज जो कंपटीशन था उसमें तुम्हारा कौन सा स्थान आया, तुमने एग्जाम में कौन सा स्थान पाया, फर्स्ट आया कि नहीं आया, ये सवाल होता है हमारा इस तरह के। लेकिन कभी हम बच्चे से ये सवाल नहीं करते कि वो बच्चा स्कूल से आया तो कितना खुश है। हम ये सवाल नहीं करते बच्चे से कि तुम्हारी पेंसिल खो गई है तो कहाँ खो गई, कैसे खो गई। वो बच्चा अगर कह देता है कि मैंने अपने दोस्त को दे दिया वो पेंसिल जिसके पास नहीं था, तो हम उसको डांटते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो तुम्हारी पेंसिल थी तुमने अपने दोस्त को क्यों दिया। तो जो एक इंटरेक्शन है हम अपने बच्चों को ही ब्रेक कर देते हैं, तुमने रबड़ क्यों दिया, तुमने पेंसिल क्यों दिया। तो वो जो एक सारी चीजें हैं कि देने की और समाज से जुड़ने की जो बात होनी चाहिए, जिस बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए, उस पर हम कभी बात ही नहीं करते हैं। हम एक ही चीज का फोकस कर लेते हैं कि वो फर्स्ट कैसे आया, सर्टिफिकेट कितना मिला उसको, और वो उसको बिल्कुल कटने लगता है वहीं से। ये जहां तक मैं समझता हूँ, तो इस पर आपके विचार जो है गलती कहाँ है, गार्जियन की है, स्कूल की है, या फिर वो हमारे जो नीति नियामक है उनकी है। नीति नियामक संस्थाओं की, जब आप कानून की बात करते हैं और औपचारिक संस्थाओं पे आपकी निर्भरता बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि उसमें ज्यादा दोष के भागीदार जो है वो नीति नियामक संस्थाएं हो जाती है। और नीति नियामक संस्थाओं से मतलब मेरा ये नहीं है कि केवल नीति बनाने वाले, नीतियों को बनाने वाले से लेकर क्रियान्वयन करने वाले, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। अगर हम बच्चे को ये देखते कि भाई बच्चा हमारे घर में सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, नीति नियामक संस्थाएं अपना एक पैरामीटर बना दी है कि भाई आप 80% से ज्यादा वालों को हम नौकरी देंगे या फिर किसी एक विशेष जॉब में बुलाएंगे। तो अब इसमें होड़ लग जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें। अंक प्राप्त करने के होड़ में स्वाभाविक है कि गार्जियन, अभिभावक भी जो है वो सोचेगा कि भाई बच्चे का अगर सुगत भविष्य इसी में है तो उस दिशा में वो भी फोकस करता है। नीति नियामक संस्थाओं को चाहिए कि वो इस बात को सराहना लोगों को सिखाए कि बच्चे को, कि हमारे बच्चे की शुरुआत आप शून्य से करते हैं। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो शून्य में रहता है, तो बच्चा वो चाहे 33 नंबर पाया या 45 पाया या 85 पाया, वो शून्य से आगे है। वो किसी भी दशा में 35 पाया है फिर भी वो शून्य से 35 कदम आगे, 45 पाया है तो 45 कदम आगे। तो इस पे एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है कि आप उस चीज को सराहें कि आप शून्य से चले थे, आप 35 पे आए हैं, कल आप 50 पे भी आएंगे, 70 पे आएंगे। तो इस तरह का एक मतलब माहौल क्रिएट होगा, बच्चे के अंदर भी वो खुशी होगी और बच्चा खुशी के बारे आपको आके अपना प्रमाण पत्र वगैरह दिखाए। बिल्कुल। एक चीज ये भी यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा कि जो कला और संस्कृति है वो एजुकेशन में बच्चों के विकास में कितनी सहायक होती है। क्योंकि मुझे याद, आपको भी याद होगा कि बचपन में और दिन स्कूल जाए या ना जाए आदमी, शनिवार के दिन जरूर जाता था, जिस दिन बाल सभा, शिशु सभा स्कूल में हुआ करता था और हम लोग कविताओं का पाठ करते थे और बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी। तो वो सारी गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। तो वो जो कल्चर जो विकसित होता था जो कला और संस्कृति के माध्यम से, वो कितना जरूरी है हमारे शिक्षा व्यवस्था को डेवलप करने में और उस बच्चे के विकास में। आशीष जी, आप तो कला के क्षेत्र के हैं और कहा गया है कि कला विहीन समाज जो है वो पशुवत समाज की निशानी है। तो कला के बिना तो मतलब शिक्षा क्या, जीवन का कोई भी आयाम बहुत ज्यादा अधूरा है। कला एक ऐसा माध्यम है जैसे कि आप किसी भी चीज को आनंदमय तरीके से एक उत्सव के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो व्यक्ति की या विद्यार्थियों की जो ग्राह्यता है वो एक नियंत्रित माहौल से या फिर एक भयभीत माहौल से कम होती है। वो ग्राह्यता उत्सव में और कला के माध्यम से ज्यादा हो जाती है। तो अगर पठन पाठन में आप कला और उत्सव को शामिल करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे बच्चे बहुत आनंदित होंगे। नहीं तो आलम ये है कि आज बच्चे स्कूल जाने के नाम पर, ये जब से हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, विद्यालय जाने के नाम पर बच्चे रोने लगते हैं। और जब उनको सुबह सुबह उठते हैं तो ताजगी रहती है, वो नाश्ता पानी करके नहा के और वो विद्यालय
जाना होता है, तो उस समय तो ताजगी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, तो उस समय वो रोते हैं। और दिन भर विद्यालय में जाकर पढ़ाई करने के बाद भी वो थके होने के बावजूद भी जब छुट्टी होती है, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में जो बच्चे का उत्साही चेहरा है, सबसे ज्यादा उत्साह उसी टाइम पे दिखता है कि वो छूट रहे हैं। तो उधर से विद्यालय आने की उदासी और विद्यालय से जाने का जो खुशी है, इस बीच के इस संदेश को समझने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संवेदित हों, क्योंकि उस संदेश को समझने के लिए संवेदना प्राथमिक अर्हता है। बिना संवेदना के आप उस चीज को नहीं समझ सकते। सही बात है, वो आनंद का होना जरूरी है। अगर जरूरी चीज में आनंद नहीं आ रहा है तो फिर उसका मतलब बिना कला के तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर वो तो रस नहीं रहेगा और आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। जीवन में रस का होना बहुत जरूरी है। और एक अलग सवाल मैं लेना चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चे में, मतलब दुनिया के जितने बच्चे हैं उनमें कुछ अलग विशेषता होती है। किसी के अंदर पेंटिंग की क्षमता है, किसी के अंदर जो एक्टिंग की है, डांस, म्यूजिक या बहुत सारी चीजें। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई कविता कहानी लिख सकता है। मतलब दुनिया के प्रत्येक बच्चे में कुछ खास होता है, कुछ विशेष होता है। लेकिन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जब हम स्कूलों में जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनको हम बस एक ही दिशा में लेकर के चले जाते हैं। तो कहाँ हमको लगता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बच्चों की मानसिकता को कैसे भापा जाए और उस बच्चे को किस दिशा में हम लेकर के चले, ये मॉडल क्यों नहीं विकसित हो पा रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में? देखिए, वो मॉडल एक आवश्यक मॉडल है और मुझे लगता है कि ये वैश्विक स्तर पे सारे शिक्षा शास्त्री इस चीज को महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग बच्चे के हिसाब से एक व्यवस्था को देना, वो खर्च के हिसाब से और कार्य के हिसाब से थोड़ा बड़ा काम है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर की प्रतिभा पहचानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और उसमें बहुत समय लगता है। और ये तभी होगा जब आप केवल शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध होंगे, क्योंकि शिक्षक आज के दौर में शिक्षक भी शिक्षा की चीजों को रोजगार के तौर पे लेता है। शिक्षकों की पहचान इस रूप में नहीं है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे देश के और समाज के कितने काम आ रहे हैं। एक दुख की बात यह है कि आजकल शिक्षक वर्ग में भी इस बात की चर्चा रहती है कि किसको कितना ज्यादा तनख्वाह मिलती है। तो जिसको ज्यादा तनख्वाह मिलती है वो बड़ा शिक्षक बन जाता है, जिसको छोटी तनख्वाह मिलती है वो छोटा शिक्षक बन जाता है। तो एक तो ये भारत जैसे देश में इस धारणा से बाहर निकलने की जरूरत है। और शिक्षकों को ठीक है, जिसको जितना भी मिलता है, जरूरतें अगर पूरी हो रही है तो उसमें खुश रहे, लेकिन मूल काम पे ज्यादा फोकस किया जाए कि भाई हम अपना बच्चे के अलग अलग चीजों को ये शिक्षक ही कर पाएंगे। उनके अंदर के जो हुनर है उनको पहचानना और पहचान को उनको अवसर देना, ये शिक्षक कर पाएंगे। और इसमें समय ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा मेहनत का काम है। हालांकि मेहनत हम और आप कर रहे हैं, अगर जेन्युइन कोई शिक्षक होगा तो उसके लिए वो मेहनत का नहीं, वो आनंद का विषय है। तो वो बच्चे को प्रोत्साहित करेगा तो आनंद का विषय बन जाता है। तो उस रूप में अगर प्रयास होगा तो स्वाभाविक तौर पे चीजें आएंगी और बच्चों का अलग अलग चीजों को हम पकड़ पाएंगे। बिल्कुल। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल हमारी संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें एक चीज और जोड़ दूं जी आशीष जी, जैसे बहुत सारे वैश्विक स्तर पे अनेकों विद्वान ऐसे हैं, मुझे लगता है कि अगर मुख्य धारा के जो वैज्ञानिक हैं और राजनीतिज्ञ हैं या अर्थशास्त्री हैं, जिनका भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा वो लोग हैं जो विद्यालय शिक्षा में कभी न कभी किसी न किसी स्तर पे फेल हो गए। तो विद्यालय जब किसी चीज को नकार देता है तो उस समय बाकी संस्थाओं को अलर्ट होना बड़ा जरूरी होता है। थॉमस एल्वा एडिसन साहब की एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी थी। थॉमस एल्वा एडिसन साहब के पिताजी नहीं थे, उनकी माँ उनको माँ के एकमात्र सहारे थे, उनको वो ले जा रहे थे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा वो विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे और वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल करते थे, जिसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देखते थे कि भाई ये उदंड है, चंचल लड़का है। तो कागज पे कुछ लिख के टीचर ने और उनकी माँ को दिया कि आपका बच्चा जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, पढ़ने के काबिल नहीं है, इसे दुनिया में कोई स्कूल नहीं पढ़ा सकता। वो रोती हैं और पति नहीं है और एकमात्र बेटा है, उसको लेके रोते हुए घर पे हाथ में वो चिट्ठी दबाई भी आती है। तो आने के बाद पता चला कि बाद में जब एडिसन साहब
बड़े हुए और बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने गए, और कभी चिट्ठी उनको मिल गई तो उन्होंने देखा कि उस हम माँ से उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो इतना ज्यादा इस चिट्ठी को लेके। तो माँ ने कहा कि मैं खुशी के मारे रो रही हूँ, और इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होनहार प्रतिभाशाली है, इसे दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता आपको छोड़कर। आप यहाँ इस चीज को समझिए। और एडिसन साहब इस बात को कहते हुए बहुत भावुक हुए थे कि जब बाद में हमने चिट्ठी देखा तो चिट्ठी में माँ कुछ दूसरी बताई और लिखा कुछ और था कि ये पागल लड़का है और ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा संदेश है इस चिट्ठी के माध्यम से। देखिए मेरे रोंगटे खड़े। तो ये तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया आज के संवाद कार्यक्रम में। बहुत सारी बातें निकल कर जाएंगी, क्या क्या कमियां हैं हमारे प्राथमिक शिक्षा में कि उस बच्चे का भविष्य निर्माण में हम उसको वो लागू नहीं कर पा रहे हैं कि उसका एक बेहतर भविष्य बन सके। तो इन समस्याओं जो सबसे बड़ी विषय जो समस्या क्या है जिसको हम अगर दूर करते हैं तो हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। शिक्षा में देखिए मुझे जो लगता है आशीष जी एक बड़ी समस्या के रूप में कि अगर आपको बीमारी है तो बीमारी को आप दूर कर सकते हैं इलाज के माध्यम से। आज जो है बच्चों के सामने यही नहीं पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका हम व्यवहारिक अनुप्रयोग कहाँ करने वाले, उसका व्यवहारिक उपयोग हम कहाँ करें। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है कि व्यवहारिक उपयोग न कर पाने की वजह से बच्चों में डिपेंडेंसी सिंड्रोम बढ़ रहा है। डिपेंडेंसी सिंड्रोम मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी से सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरे पे निर्भर है। शिक्षा का उद्देश्य है उसको स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा होना। हर चीज पर वो दूसरों पर निर्भर है। आप ये पाएंगे कि शिक्षा के गैप का ही नतीजा है या पाठ्यक्रम को डिलीवर करने में कहीं गैप है कि बच्चे हमारे हार्वेरियम फाइल में और बहुत सारे पत्तियों को पौधों को चिपका के 99 नंबर 100 में 98 नंबर पा जाते हैं। लेकिन इन बच्चों को अगर आप रियल लाइफ में खेतों पे लेके जाओ तो पता चला कि गन्ने का पौधा पकड़े और वो कह रहे हैं कि ये गेहूं है ना, है ना, ये देखो हम गेहूं पकड़े हुए हैं। तो इस गैप को भी समझने की जरूरत है कि हम जो ज्ञान के लेवल पे बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं और बोधात्मक और जो क्रियात्मक पक्ष है वो लोगों का अगर विकसित नहीं होगा तो मुझे लगता है कि शिक्षा में सबसे खतरनाक जो चीज होगी वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम होगा। और डिपेंडेंसी सिंड्रोम में व्यक्ति जो है एकमात्र वस्तुगत संसाधन बन के रह जाएगा और जिसपे हम डिपेंड रहेंगे वो जैसे चाहेगा वैसे घुमाता रहेगा। तो इस चीज को खत्म करना है कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े, वो जाने क्यों पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात रही। और दोस्तों संवाद के आज के इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा की बहुत सारी कमियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया धनंजय जी से, और कुछ चीजें बड़े स्पष्ट रूप से निकल करके आई। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आई कि जो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा, इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को भरना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि सिर्फ सर्टिफिकेट पर हम आधारित न रहें। उस बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके अंदर कोई कला है, कोई चीज ऐसी है जिसपे हम अगर फोकस करें, उनको प्रोत्साहित करें तो उस फील्ड में वो बड़ा काम कर सकते हैं। वो बड़ा कवि बन सकता है, लेखक बन सकता है, फिल्म एक्टर बन सकता है, एक्ट्रेस बन सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए, इन सारी चीजों पे फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा संवाद कार्यक्रम कैसा लगा आपको, हमें जरूर बताइएगा। आगे हम और सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए अपने एक्सपर्ट को बुलाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी संवाद कार्यक्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।